नमस्कार दोस्तों। हम सब लोग बैंक पर अपनी पैसा जमा रखते हैं और ये बैंक हमें हमारे पैसा पर इंटरेस्ट भी देता है, यानी कि और भी पैसा देता है। क्या आपने कभी सोचकर देखा कि यह बैंक खुद के लिए कैसे इनकम करता है? चलिए आज बैंक का बिजनेस मॉडल समझते हैं इस वीडियो में। A ver, no vamos a de tinta como de Oxford. El trabajo mejor pagado de la historia. थोड़ा सोचकर देखो, बैंक आपकी पैसा के साथ करता क्या है? ऐसा तो है ही नहीं कि बैंक आपसे पैसा लिया, एक बड़ा सा लकर में डाल दिया और उस लकर में 2-4 ताला लगा दिया, चाबी अपनी पास रख दिया, यानी कि उस लकर में अभी रहेगा पैसा आपकी सेफ। ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा रियलिटी में कुछ होता नहीं है। यानी कि बैंक आपकी पैसा को इस्तेमाल करता है दूसरा इंसान को लोन देने पर। उस लोन पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट जो मिलता है उससे होता है बैंक का कमाई, यानी कि इनकम होता है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बैंक और इस बैंक में एक ही कस्टमर है और वो कस्टमर हो आप। आपने बैंक पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया और बैंक आपको देता है 4% का इंटरेस्ट। आजकल सेविंग्स अकाउंट पर ज़्यादातर अब 4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और ये पर ईयर का होता है। और ये आपका 100 रुपीज़ आ गया बैंक के पास और इस 100 रुपीज़ को बैंक ने क्या करता है ना, किसी दूसरा आदमी को लोन पर दे देता है। उस दूसरा आदमी को घर खरीदना होगा या और कुछ करना होगा तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो उसने लोन पर ले लिया 100 रुपीज़ बैंक से। बैंक उस 100 रुपीज़ पर 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब बैंक से पैसा चला गया उस दूसरा आदमी के पास। जब उस दूसरा इंसान ने बैंक का पैसा 108 रुपीज़ वापस करेगा बैंक को, तब बैंक आपको 104 रुपीज़ वापस देगा और यहाँ पर 4 रुपीज़ हो गया बैंक का प्रॉफिट। बेसिकली इसी तरह काम करती है इंडियन बैंक। यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि तब क्या होगा जब बैंक हमारे पैसा किसी दूसरा इंसान को 100 रुपीज़ जो है वो लोन पर दे चुका है और उसका जो लोन का जो डेट है अभी तक आया नहीं, यानी कि लोन का टाइम अभी आया नहीं, ड्यू हुआ नहीं, लेकिन उस टाइम पे अर्जेंटली हमें पैसा चाहिए, हम पैसा निकालना चाहते हैं। तब क्या होगा? बैंक के पास तो 100 रुपीज़ अभी है ही नहीं, 100 रुपीज़ किसी दूसरा इंसान को लोन पर दे चुका है। किसी भी कारण की वजह से वो दूसरा इंसान ने बैंक को पेमेंट कर नहीं पाता है। तब क्या होगा? तब तो आपका पैसा गया। ऐसी सिचुएशन पर सही मायने में बैंक के लिए बड़ा प्रॉब्लम्स होता है। ऑब्वियसली कोई भी बैंक में, यानी कि किसी भी बैंक में एक डिपॉजिटर या एक लोन लेने वाला होता नहीं है, ढेर सारा होता है। ऑब्वियसली बात है कि किसी भी बैंक में एक डिपॉजिटर या एक लोन लेने वाला लोग नहीं होते हैं, ढेर सारे लोग होते हैं। फिर भी हर एक बैंक ज़्यादातर पैसा अपने पास जमा करके नहीं रखते हैं, बल्कि उसको लोन पर दे देते हैं लोगों को। इसीलिए आरबीआई ने एक रूल रखा है, जितने भी पैसा डिपॉजिटर ने डिपॉजिट करे बैंक में, उसका कम से कम 4% का पैसा अपने पास रिजर्व रखना होगा, कैश। इस चीज़ को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। पर यहाँ पर आरबीआई सारे बैंकों का बॉस होता है, तो यहाँ पर बॉस डिसाइड करता है कि कैश रिजर्वेशन रेशियो कितना होना चाहिए और ये टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। कुछ टाइम पहले ये 3.5% था, अभी का शायद चल रहा है 4% का। इसके अलावा और एक चीज़ होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आजकल ये रेशियो 18% पर चल रहा है। ये वो रेशियो है जो आरबीआई बैंक से कह रहा है कम से कम इतना % डिपॉजिट हुआ पैसा तुम्हें वहां पर डिपॉजिट करके रिजर्व रखना होगा, जहां पर हम कहने लगे। कुछ जगह है जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड रिजर्व या सिक्योरिटी हो गया, फिर पीएसयू में इन्वेस्ट करना हो गया। इंडियन बैंक के लिए आज का दिन 18% प्लस 4%, यानी कि टोटल 22% पैसा को आप भूल जाओ तो, और बाकी जो पैसा बचा हुआ पैसा उसको बैंक इस्तेमाल करता है दूसरे आदमी को लोन देने पे, और उससे जो बैंक का कमाई होता है, यानी कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हुए। आप अब बोलोगे कि ये तो कहीं बड़ी रेशियो है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी पैसा हम डिपॉजिट करके रखा बैंक में, 70 से 80% पैसा बैंक और किसी को लोन पर दे देता है। अगर मैं सारे पैसा एक ही बारे में उठाना चाहूँगा, यानी कि सारे लोग एक ही टाइम पे उठाना चाहेंगे, तो तब क्या होगा? तब बैंक फेल हो जाएगा। चीज को बैंक रन कहा जाता है और किसी भी बैंक के लिए ये दुनिया में होना पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी बैंक के पास है जो डिपॉजिट किया हुआ सारा पैसा उसके पास
कैश में रखा नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये कोई डरने की बात है ही नहीं, अनलेस लोग पैनिक में आ जाए कोई खबर सुनकर और साथ में आकर पैसा निकालने लगे। लेकिन एक चीज जो जरूर होता है वो ये है कि बहुत सारे लोन बैंक ने दिया है और वो लोन बैड लोन बन जाता है, यानी कि जिन लोग लोन लिया है वो लोग लोन वापस चुका नहीं पा रहे हैं और फिर बैंक के पास पैसा नहीं बचता अपने डिपॉजिटर को पैसा पे करने के लिए। ऐसा पास्ट में कई सारे बैंक के साथ हो चुका है, जैसे कि पीएमसी बैंक के साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी, फिर यस बैंक के साथ ऐसी सिचुएशन हुआ था। हालांकि अभी सिचुएशन कंट्रोल में आ गया है और सरकार भी कदम उठाती है इन्हें कंट्रोल में लाने के लिए। इस कारण के वजह से ऐसी सिचुएशन पर एक लिमिट लगा दिया जाता है, जैसे कि मंथली 50,000 से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, जो इन बैंक के कस्टमर के साथ हुआ था। बैंक की कमाई के लिए एक बड़ा जरिया है जो कि है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, जो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है और जो इंटरेस्ट रेट बैंक लेता है। लेकिन उन देशों में क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बैंक लेने लगा है लोन पर जो कि बहुत ही कम है, जैसे कि जर्मनी जैसा देश, जहाँ पर आप हाउस लोन लोगी तो आपको 1% का इंटरेस्ट रेट अराउंड पड़ेगा। कई केसेस पे तो 0.4 से 0.5% का इंटरेस्ट रेट होता है। ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट हो गया जो कि बैंक चार्ज करने लगा है लोन पर। ऐसी केसेस में बैंक के पास कहां से इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आ पाएगा और बैंक का कमाई कैसे आएगा। इन केसेस में दोस्तों, क्योंकि आज का दिन सिचुएशन ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में बैंक क्या करता है ना, जो सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट वो और भी कम कर देता है। ज्यादातर कंट्री में जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 0.1% पर है और कोई केसेस पे तो बिल्कुल 0% है। बैंक कोई भी इंटरेस्ट आपको देता नहीं है जो कि आप सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए। फिर दूसरा क्या होता है कि बैंक आपसे मंथली पैसा चार्ज करने लगता है, यानी कि आपको यहाँ पर अकाउंट खोलना है और बैंक में पैसा रखना है तो आपको मंथली आपको पैसा देना होगा, यानी कि मंथली फी देना होगा। जैसे आप लोग किसी ट्यूशन करते हो स्कूल में या कोई लोन लिया हो, ऐसे कुछ मंथली आपको पेमेंट करना होगा। और ये इतना अनरियलिस्टिक नहीं है क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में ये होने लगा है। इसके अलावा दुनिया भर की बैंक के लिए दो और मेन कमाई का जरिया है, फीस और कमीशन में जो पैसा आता है, जो कि अलग अलग फीस चार्ज किया जाता है कि अगर आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपसे फीस चार्ज करेगा बैंक। और अलग अलग सर्विस जो कि आप बैंक से यूज करने लगे हो तो उसके लिए भी आपको फीस देना पड़ेगा, वहां से भी कुछ पैसा आ जाता है बैंक के लिए। हालांकि ये बैंक का मेन कमाई का जरिया नहीं। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट, जो बैंक खुद करता है और बैंक खुद से भी पैसा इन्वेस्ट करने लगा, जो कि अलग अलग चीजों में, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड से इन्वेस्ट कर सकता है, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट से भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वहां से जो पैसा आता है वो भी एक बड़ा कमाई हो जाते हैं बैंक के लिए और वो भी एक जरिया होता है बैंक के कमाई के लिए, यानी कि इनकम के लिए। और एक्सपेंसेस की बात करें तो बैंक के लिए बहुत ही बड़ा खर्चा होता है एक्सपेंसिव, जो कि एम्प्लॉयज और मैनेजर का सैलरी पे करने में ज़्यादातर 30 से 40% का पैसा चला जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो चले मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट कोई वीडियो में। नमस्कार।